हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक एजुकेशन जोन। हमारा टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। सबसे हमने उसके में देखा कि इनवर्टिब्रेट्स जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कैसे होता है। इनवर्टिब्रेट्स में जैसे किसी के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जा रहा था, थ्रोम वगैरह जैसे। और फिर हमने वर्टिब्रेट्स के अंदर देखा, फिर ह्यूमन वर्टिब्रेट्स के अंदर कैसे लंग्स के थ्रू हो रहा है, पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके पहले मैं पाथवे की बात कर रहा था। तो जो पाथवे है किसका, एयर का, पैसेज ऑफ एयर इन लंग्स, जो ह्यूमन लंग्स के अंदर कैसे कैसे एयर एंटर करती है और लंग्स तक कैसे पहुंचती है, वो पाथवे कैसे है वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो pathway of air in human being, मतलब भाई सराउंडिंग से जब हम एयर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो इनहेल कैसे हमारी लंग्स तक पहुंच रही है, किस किस बॉडी पार्ट से, किस किस पार्ट से होती हुई हमारी जा रही है, तो वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे आउटर मोस्ट जो हमको दिख रहे हैं वो क्या है, हमारे नेजल्स। ये जो हमारे नोज है, नोस्ट्रिल्स है, जो नोस्ट्रिल से नजल नेजल कैविटी है, नोस्ट्रिल है। देखिए सबसे पहले किसके थ्रू जा रही हैं, नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स क्या है, ए पेयर ऑफ क्या पाया जाता है, जैसे जो नोस्ट्रिल्स है पेयर पाया जा रहा है, जैसे वन लेफ्ट एंड वन राइट नोस्ट्रिल्स पेयर। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं एक चार्ट के रूप में बता रहा हूँ। नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल के बाद किस में जाएगा, नेजल कैविटी। ठीक है, फिर नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल कैविटी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तीन पार्ट के अंदर। नेजल कैविटी के अंदर क्या है, हमारी एयर कैसे कैसे फिल्ट्रेट होती है। सबसे पहले क्या आता है, वेस्टिबुलर रीजन, फिर आता है रेस्पिरेटरी, और लास्ट वन आता है ओल्फैक्टरी रीजन। देखिए अब इनके बारे में हम डिस्कस करें कि भाई वेस्टिबुलर रीजन, जब नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी के अंदर एयर आती है, वेस्टिबुलर रीजन कौन सा हो गया, जिसमें क्या पाए जाएंगी, हेयर्स पाए जाएंगे। ठीक है, और क्या है, नेजल कैविटी, नेजल ग्लैंड्स पाई जाएंगी, हेयर्स और म्यूकस, जिसके अंदर जो हमारे हेयर्स, नोज के अंदर जो हेयर्स पाए जाते हैं वो किसके अंदर आएंगे, वेस्टिबुलर रीजन के अंदर। इसमें क्या पाए जाएंगे, हेयर एंड म्यूकस। जिसका क्या काम होता है, हेयर एंड म्यूकस क्या काम करेंगे, जो डस्ट पार्टिकल जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसको क्या काम करेगा, जो डस्ट पार्टिकल्स है, कुछ स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स है और कुछ जो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स वैसे रुक जाएंगे, और कुछ स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स उनको क्या कहें, हेयर। और जो कुछ स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हेयर्स में भी फिल्ट्रेट नहीं हो पाते, उनको क्या करती है, म्यूकस ट्रैप कर लेती है। कई बार जैसे डस्ट पार्टिकल्स है, फिर कई बार हमारे डस्ट पार्टिकल अंदर चले जाते हैं, तो कफ के थ्रू क्या होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स उस पर म्यूकस ट्रैप कर लेते हैं, और कफ के थ्रू क्या होता है, हम वापस उसको एक्सपेल कर देते हैं, बाहर वापस उनको निकाल देते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन में जो हमने एयर ली है,
भाई सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी से, जैसे हम जहाँ पे जिस भी रीजन में रह रहे हैं, भले नॉर्थ रीजन में है, साउथ रीजन में है, नॉर्थ ईस्ट कहीं भी रह रहे हैं, तो हर जो हमारा जोग्राफिकल रीजन है, क्लाइमेटिक रीजन है, वो डिफरेंट जगह डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में क्या है, डिफरेंट पाया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, लेकिन हमारे जो रेस्पिरेटरी रीजन वो क्या काम करता है, अगर सराउंडिंग की एयर जो है, अगर टेम्परेचर उसका लो है, या सराउंडिंग की एरिया जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, जैसे अब नॉर्थ रीजन में क्या है, ज़्यादा है, उस टाइम में उस टेम्परेचर को क्या करना, ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर क्या करना, उसको कन्वर्ट करना, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बॉडी का टेम्परेचर अप्रोक्स 37 डिग्री के अप्रोक्स, उस टेम्परेचर को उस एयर को फिर क्या करना, मेंटेन करना। तो ये क्या करती है, ऑप्टिमाइज द टेम्परेचर ऑफ इनहेल एयर। ठीक है, ऑल फैक्ट्री रीजन जब भाई हमारे नाक एयर ऑक्सीजन CO2 और O2 लेने और छोड़ने का काम नहीं करता, कुछ स्मेल रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था डाइजेशन के अंदर टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं टंग के अंदर, इसी प्रकार जो ओल्फैक्टरी रीजन है इसके अंदर स्मेल रिसेप्टर पाए जाते हैं कि खुशबू, फ्रेगनेंस वगैरह कोई चीज़ के लिए। तो ओल्फैक्टरी रीजन क्या करता है, स्मेल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इसके अंदर। स्मेल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं जो फ्रेगनेंस होती है, सराउंडिंग में जो भी फ्रेगनेंस वगैरह जो होती है उनको स्मेल रिसेप्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और उनको क्या करते हैं, उस मैसेज को हमारे ब्रेन के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद किस में जाएगा भाई, हाँ, फेरिंग्स। लैरिंग्स, फेरिंग्स को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। और ये विंड पाइप क्या है, विंड पाइप के जस्ट एडजेसेंट में क्या है, फूड पाइप है। विंड पाइप किसको कहते हैं, फेरिंग्स को। एक क्वेश्चन कई बार यहीं से पूछ ले कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कि व्हाट इज द विंड पाइप, रियल ना साइंटिफिक नेम, या फिर ये पूछ ले बायोलॉजिकल नेम ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप किसे कहते हैं, वो दे देगा आपको, फेरिंग्स दे देगा, लैरिंग्स दे देगा, ठीक है, सेरिंग्स दे देगा, और आपके नन ऑफ दीज। तो फेरिंग्स तो क्या है, विंड पाइप है। लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स है। लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स है। जहां से हमारे इसमें साउंड बॉक्स क्या है, इसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं साउंड प्रोडक्शन में। और तीसरा वर्ड मैंने जो बोला, सैरिंग्स। सैरिंग्स क्या होता है, बर्ड्स के अंदर क्या है, साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन होता है, जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर लैरिंग्स पाया जाता है, साउंड बॉक्स, उसी प्रकार बर्ड्स के अंदर कौन सा पाया जाता है, सैरिंग्स पाया जाता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया। अभी 3 रीजन पाए जाते हैं नेजल कैविटी के अंदर, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन और ओल्फैक्टरी रीजन। वेस्टिबुलर रीजन के अंदर क्या है, एयर्स और म्यूकस पाए जाएंगे जो क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल्स जो एयर के अंदर आ रहे हैं उनको ट्रैप करना। रेस्पिरेटरी रीजन में क्या है, जो एयर आ रही है उसको टेम्परेचर में, ऑप्टिमाइज टेम्परेचर में करना, उसको कन्वर्ट करना। जो टेम्परेचर अगर ज़्यादा कूलेंट है तो उसको नॉर्मल करना, और ज़्यादा हॉट है जो कोई एयर सराउंडिंग में तो उसको क्या है, नॉर्मल उसमें लाना। और ओल्फैक्टरी रीजन हमारी स्मेल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इसके अंदर हमारे स्मेल फ्रेगनेंस को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलो। हाँ जी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर उसके बाद इधर लिख रहा हूं, ये ट्रैकिया आ गया। ठीक है जी, ट्रैकिया के अंदर देखिए, यही बता देता हूँ, वैसे आगे चलो आगे बता देंगे। ट्रैकिया के अंदर 3 अनपेयर्ड और 3 पेयर्ड कार्टिलेज पाई जाती हैं। टोटल 6
कार्टिलेज बोन्स पाई जाती हैं, 3 पेयर्ड कार्टिलेज, और यहाँ अनपेयर्ड कार्टिलेज। तो ये पेयर्ड है तो 6 तो इसमें और 3 इसमें, टोटल कितनी 9 कार्टिलेज पाई जाती है ट्रैकिया के अंदर। ठीक है जी। ट्रैकिया के अंदर अर्धचंद्राकार ऐसे, जैसे आप ये देखो मैं आपको समझाऊं, ये ट्रैकिया है मान लीजिए, उसमें आपको डोर्सली ये ऐसे अर्धचंद्राकार आकार में, ये अर्धचंद्राकार आकार में क्या पाए जाएंगे, सी शेप्ड कार्टिलेज पाए जाएंगे, जो क्या काम करेंगे, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। कि भाई कोलैप्स होने से, जब कोलैप्स कैसे होएगा भाई, जब हम इनहेल कर रहे हैं, फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, उस कंडीशन में ट्रैकिया को कोलैप्स होने से कौन बचाते हैं, ये सी शेप कार्टिलेज पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है जी। चलो ट्रैकिया के बाद क्या आ जाएगा, ब्रोंकस, फिर आ जाएगा ब्रोंक्यूलस, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। ठीक है, और इसको रब कर दें क्या, फिर ट्रैकिया वाले को रब कर देते हैं इधर से। रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई हो गया, फिर यहां से क्या है, एल्वियोलर रीजन शुरू हो गया, एल्वियोलर डक्ट। ठीक है जी, एल्वियोलर डक्ट, और फिर सीधा लिख दो एल्वियोलाई, बस 1-2 पॉइंट है लेकिन आप सीधा याद कर लो, उनमें क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, एल्वियोलाई। ठीक है जी। ह्यूमंस के अंदर, लंग्स के अंदर, ह्यूमन के लंग्स के अंदर अगर जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किसकी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, वो क्या है, एल्वियोलाई। एक्सचेंज, ह्यूमंस के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू एल्वियोलाई, लंग्स के अंदर। ठीक है, अब ये क्या है, अब यहां तक तो क्या था, कहां तक है, हाँ ये ब्रोंकस रीजन, देखिए ये जो आपको रीजन दिख रहा है ना यहां तक, ये ऊपर तक, नोस्ट्रिल से लेके ब्रोंकस तक, ये कैसा रीजन हो गया भाई, ये कंडक्टिव जोन है, यहां लिख रहा हूं ये कंडक्टिव रीजन, कंडक्टिव जोन या कंडक्टिव रीजन। ठीक है जी। और इसके बाद ब्रोंक्योस, रेस्पिरेटरी, ब्रोंकाई, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, ये कैसे हैं, रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है जी भाई, ये कंडक्टिव जोन है और ये रेस्पिरेटरी जोन में क्या डिफरेंस, मतलब कंडक्टिव जोन ये तो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है एयर, जहां बाहर हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं सराउंडिंग, उसको कंडक्ट करके आगे पास करता जा रहा है, नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, फिर नेजल पैसेज में फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस। और यहाँ से क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन यहाँ पे, यहाँ से क्या धीरे धीरे फिर क्या रेस्पिरेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाती है, ब्रोंक्योल्स में आएगी, ब्रोंक्योल्स के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, उस डक्ट से होती है फिर एल्वियोलाई में आएगी, और एल्वियोलाई में क्या होता है, मेनली क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन और CO2 का, किसमें, एल्वियोलाई में। ठीक है जी, ये है, नोट डाउन कर लो इसको। चलो अब इसके बाद हम कुछ वॉल्यूम्स पाई जाती हैं जो अक्सर पेपर में पूछते भी हैं,
और उनके बारे में पूछा भी जाता है। कंबाइन करके कुछ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पाई जाती है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है बेटा, आ जाओ। देखिए, सबसे पहले देखिए, एक पाया जाता है टीवी। इनकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा और इनमें क्या होता है, टीवी क्या होता है मैं पहले शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक टीवी, एक IRV, थर्ड ERV, ठीक है, और चौथी कौन सी पाई जाती है, RV। हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की। अभी टीवी का मतलब क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है जी, टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ टाइडल वॉल्यूम, तो वो कितनी होती है, 500 ml। ठीक है जी, 500 ml जो एयर की कैपेसिटी है वो क्या है, 500 ml। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। हम नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल जो एयर का कर रहे हैं वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम। IRV क्या है, ये होती है 2500 से। IRV की फुल फॉर्म लिखो पहले, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए, हमने क्या कहा है, रिजर्व वॉल्यूम की बात करी है। रिजर्व वॉल्यूम पहले कितनी होती है, ये देखिए, 2500 से 3000 मिलीलीटर। अब देखिए, रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है, जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हमने नॉर्मल सांस ले ली, उस नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुली कितनी हम क्या इंस्पायर कर सकते हैं, वो क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन हम कर रहे हैं वो तो क्या है, टाइडल वॉल्यूम। और नॉर्मल सांस लेने के बाद, इंस्पायर करने के बाद हम और कितनी इनहेल कर सकते हैं एयर को, वो क्या है, आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी प्रकार ये क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी कैपेसिटी क्या होती है, 1100 से 1200 ml। इसमें क्या है, इसमें भी उल्टा है कि नॉर्मली हमने जो एक्सपेल कर दी एयर, नॉर्मल एक्सपेल मतलब इनहेल और एक्सहेल कर चुके, मतलब सांस छोड़ चुके, उसके बाद फोर्सफुली हम कितनी और एयर को हमारी लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं, वो क्या है, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है जी, 1100 ml। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बाद भी हमारे लंग्स में कितनी एयर बची, रेजिडुअल का मतलब बची हुई, कोई चीज़ बची हुई, तो उतने उसके बाद भी हमारी लंग्स के अंदर कितनी एयर बची हुई है, जितनी कैपेसिटी बची हुई है कितना, तो वो क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है जी, अब ये तो बात करी हमने वॉल्यूम्स की। अब इन वॉल्यूम्स को मिला के हम क्या बढ़ाएंगे, कैपेसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है जी, आ जाओ।
इन वॉल्यूम्स को मिला के हम अब क्या बनाएंगे, कैपेसिटी बनाएंगे। आ जाओ, आ जाओ। पहली जो है, सबसे पहली कैपेसिटी कौन सी है, एक आईसी है, एक ईसी है, ठीक है जी, एक एफआरसी है, वाइटल कैपेसिटी है, और जो पांचवी एक और है टीएलसी। टीएलसी चैप्टर वो चैनल भी है टीएलसी का, और टूरिज्म में ऐसे करके कुछ क्या है। आईसी क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसमें नॉर्मल वॉल्यूम जो हम हैं टीवी नॉर्मल इंस्पायर कर रहे हैं वो जोड़ दो, और आईआरबी जोड़ दो। वो क्या है हमारी, आईसी में क्या जोड़ देंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में टीवी प्लस आईआरबी। ये क्या है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इसमें जो नॉर्मल वॉल्यूम है इनटेक और आउटटेक की टोटल वॉल्यूम प्लस ईआरबी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एफआरसी, एफआरसी का मतलब क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है जी। एफआरसी में हम क्या क्या जोड़ देंगे, एक तो ईआरबी जोड़ देंगे, लास्ट के तीन दो जोड़ दो इसमें एफआरसी में। तो एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो गया, ईआरबी प्लस आरबी, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या है, एफआरसी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में क्या है, जो नॉर्मल इंस्पिरेशन है वो टीवी, आईआरबी और ईआरबी। ये क्या है, वाइटल कैपेसिटी। मतलब एक तरह से हम इन दोनों को जोड़ दो, आईसी और ईसी को जोड़ दो, इनमें कॉमन क्या है, टीवी। तो टीवी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी, ये क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी टोटल लंग्स कैपेसिटी में सबको जोड़ दो, आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी में सबको जोड़ दो। सबको जोड़ दोगे तो इसमें आर भी और ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगी, टोटल लंग्स कैपेसिटी में। जैसे हम आप इसमें आप ये देखें, टोटल लंग्स कैपेसिटी में जैसे मैंने क्या जोड़ दिया, टीवी टोटल वॉल्यूम, आईआरबी, यहाँ तक तो हमने कर लिया, आईआरबी प्लस ईआरबी, ये क्या होता है, प्लस इसमें आर भी जोड़ दो। अब इसी चीज को देखो क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है, आपको टीएलसी में ये ना देके ये दे देगा टीएलसी के अंदर कि भाई टीएलसी क्या होती है, टीएलसी होती है वाइटल कैपेसिटी प्लस आरबी। तो पहले इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी में आपको क्या दे देगा, वाइटल कैपेसिटी में आपको ये भी दे सकता है कि क्या दे देगा कि भाई ये क्या होती है, आईसी प्लस ईआरबी, या ये कह देगा कि आईसी प्लस ईसी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी। ईसी ये भी कह सकता है आईसी प्लस ईसी, आईसी प्लस ईसी क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी। आईसी क्या है भाई, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ईसी भी क्या है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरबी।
तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत ऐसे घुमा कर फिर आके पूछ सकते हैं, इजीली पूछते हैं और पूछा भी जाता है ऐसा क्वेश्चन कि टीवी क्या होता है, ये पूछ ले व्हाट इज टीवी, उसकी कैपेसिटी पूछ ले, आपसे कैपेसिटी के बारे में पूछ ले कि आईसी क्या होता है, ईसी क्या होता है, एफआरसी क्या होता है। अब एक चीज, चलो हमने ये चीज कैपेसिटी देख ली सब चीजें, एक चीज और बता दूं आपको कि ये हमने जो भी कैपेसिटी देखी है, जैसे हमने वॉल्यूम देखी, कैपेसिटी देखी, टीवी देखी, टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम देखी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखी, आईआरवी देखी, ईआरवी देखी, आरवी देखी, इसके बाद कैपेसिटी देखी, आईसी देखी, ईसी देखी। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो मीटर्स हैं, हम इन सब मीटर्स को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, स्पिग्मोमीटर के द्वारा। जो मेडिकल के अंदर एक स्पिग्मोमैनोमीटर होता है, उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। बट कुछ जैसे एफआरसी, वीसी और टीएलसी को हम उसके द्वारा डिटेक्ट नहीं कर सकते। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी को हम उनसे नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, आज का हम यहाँ तक ही करते हैं। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, कैपेसिटीज के बारे में देखेंगे कि ब्लड के अंदर कैपेसिटी कैसे कैसे, मतलब कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन देखेंगे और ट्रांसपोर्ट देखेंगे, ऑक्सीजन का और CO2 ट्रांसपोर्ट देखेंगे, उनका शिफ्ट देखेंगे, क्लोरीन शिफ्ट और बोर्स इफेक्ट वगैरह, इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक इन कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।